नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, हमने कक्षा 10वीं की मैथ की सीरीज स्टार्ट कर दी है और आज ये उसका तीसरा क्लास है और आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक, इससे पहले हमें उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेना होगा। एक्सरसाइज 1.2 जो है उसे करने से पहले कुछ नियम है जिसे हमें जानना होगा। पहला है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम हमें यह आना चाहिए। ठीक, विभाजिता का नियम क्या होता है? सबसे पहले हमें जानना होगा विभाजिता का नियम क्या होता है। विभाजिता का नियम वह नियम है जो किसी संख्याओं को विभाजित करने के लिए उपयोग करता है, विभाजित करने में हमें हमारी सहायता करता है। ठीक, अब हम सबसे पहले जानेंगे दो से विभाजिता का नियम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे दो से विभाजिता का नियम। जैसे कोई भी नंबर आपको दे दिया जाता है, कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए, तो आप कैसे जानेंगे कि हाँ वह दो से विभाजित है या नहीं। कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो हम कैसे जानेंगे कि वह दो से विभाजित है या नहीं। उसके लिए एक नियम है दोस्तों। उसका नियम यह है कि यदि कोई नंबर हमें दिया गया है, उसका इकाई के स्थान का मान, यानी कोई भी नंबर अगर हमें दिया गया है तो उसका यूनिट डिजिट जो है वह 0, 2, 4, 6 या 8 होनी चाहिए। शुरुआत में हमने बताया कोई भी संख्याएं आपका केवल 10 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, 0 to 9। उसमें से 5 ऐसे डिजिट हैं जो 2 से हमेशा विभाजित होंगे, किसी भी कंडीशन में वह 2 से विभाजित होंगे। उन 5 में 2, 0, 2, 4, 6, 8 है। ठीक, यानी कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 24, ठीक, 76, ठीक, 128, ठीक, 92 या फिर 80, या कोई ऐसे जितने भी नंबर हैं, एक नंबर और हम ले लेते हैं 81। ठीक, ये जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं, इसमें जिसके भी यूनिट डिजिट पे, यानी जिसके भी इकाई के स्थान पे इन चारों में से कोई है, कोई जिसका भी इकाई स्थान यही है, संख्याओं का स्थान तो आपको मालूम होगा, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो जो उसका प्लेस वैल्यू है उसमें जो यूनिट डिजिट है, यानी जो इकाई का स्थान है, इसके जगह अगर इन चारों में, पांचों में से कोई भी एक डिजिट रहता है तो वह 2 से हमेशा विभाजित होगा। ठीक, यह इकाई के स्थान पे कितना है? 4, जो कि इसमें है, यानी 2 के विभाजिता के नियम में लास्ट में अगर इकाई के स्थान पे 4 आता है तो वह 2 से विभाजित होगा, यानी यह 2 से हमारा कट जाएगा। यह 6 है, ये भी 2 से हमारा कट जाएगा। 8 है, ये भी 2 से कट जाएगा। 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा। 0 है, ये भी 2 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ 1 है, 1 को हमने 2 से विभाजिता के नियम में नहीं काउंट किया है, इसलिए जिसके लास्ट में इकाई के स्थान पे 1 आएगा वह 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 से विभाजित होने का नियम। अब हम बात करते हैं 3 से विभाजिता का नियम। इसमें दोस्तों जो भी नंबर आपको दिए जाते हैं, जो कोई भी नंबर अगर हमें दिया गया है उसका हम योग निकालते हैं। जो भी नंबर हमें दिए गए हैं उसका हम योग निकालते हैं। अगर उसका योग 3 से विभाजित दिया गया होगा तो वह नंबर भी 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं संख्याओं का योग, या फिर दिए गए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी कोई भी ऐसे नंबर दिए गए हैं जिसके डिजिट्स को हम ऐड करें, और वह डिजिट्स को हम ऐड करें तो जो वैल्यू आए अगर वह 3 से डिवाइड है तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया
129, 129। इसमें 3 डिजिट हैं, 1, 2 एंड 9। इन 3 डिजिट को हम ऐड करते हैं। 1 में 2 को ऐड करेंगे 3, 3 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12। यानी 12 इन तीनों डिजिट को ऐड करने पे आ रहा है, और जो वैल्यू आ रहा है वो अगर वह 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। तो हमने तीनों को ऐड करने पे हमारा वैल्यू कितना आया, 1 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे और 9, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 12। यानी 12 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो 129 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, अगर कोई ऐसी संख्या है जैसे 145, इसको हम काउंट करते हैं। 1 में 4 को ऐड करेंगे तो 5, 5 में 5 को ऐड करेंगे तो 10, यानी इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10। लेकिन 10 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 145 भी हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 145 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी कोई ऐसी संख्या जिसके दिए गए अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। अब हम बात करते हैं 4 से विभाजित होने वाले 4 से विभाजिता का नियम। अब हम पढ़ते हैं क्या, 4 से विभाजिता का नियम। ठीक, इसका नियम क्या है, दी गई संख्या की इकाई और दहाई का स्थान, इकाई और दहाई का मान 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। यानी कोई नंबर अगर दिया गया है उसका दहाई और इकाई का वैल्यू जो है 4 से अगर विभाजित है तो वह नंबर भी 4 से विभाजित होगा। इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा 724। अब इसमें हमें अभी तक तो केवल हम 2 से विभाजिता में हम केवल क्या देख रहे थे, इसका यूनिट डिजिट को देख रहे थे, यूनिट डिजिट को। ठीक, 3 से विभाजिता में हम उसके डिजिट को ऐड कर रहे थे, लेकिन 4 से विभाजिता वाले नियम में हम इसके 2 डिजिट को लेंगे, यानी लास्ट वाले 2 डिजिट को लेंगे। अगर यह दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल है तो यह टोटल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ 24 है, 24 को केवल हम 2 डिजिट यहाँ से अगर लेते हैं, 24 हमारा 4 से क्या है, डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि 724 भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ठीक, एक नंबर और हम ले लेते हैं 796। यहाँ हमने 96 लिया, या लास्ट के डिजिट भी 4 से डिविजिबल हैं, तो ये हमारा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। एक नंबर और ले लेते हैं 922। यह लास्ट का दो डिजिट जो है वह 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 922 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी विभाजिता के नियम में 4 से अगर हम देखते हैं तो जिसके लास्ट वाले दो डिजिट 4 से विभाजित होंगे तो वह नंबर भी हमारा पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगा। अब हम 5 से देख लेते हैं, 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम सबसे आसान है दोस्तों, 5 से विभाजिता का नियम। हमें इसमें क्या देखना है, इकाई के स्थान पर या तो 0 आए या 5 आए। इकाई के स्थान पे या तो 0 है या 5 है, यानी जो यूनिट डिजिट है उसका वैल्यू, उसके जगह या तो 0 का वैल्यू रहे या 5 का वैल्यू रहे, तो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं 10 का, यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, यानी यह 5 से डिवाइड होगा। ठीक, हमने 15 का ले लिया, यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, तो ये किससे डिवाइड होगा, या 5 से डिवाइड होगा। अब हम ले लेते हैं 73 में जो यूनिट डिजिट है 1 और 0 है ना, 5 है, यानी ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। एक और ले लेते हैं 105, यानी जिसके लास्ट में 5 है या 0 है वह हर हाल में 5 से डिवाइड होगा। ठीक, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। विभाजिता के नियम में सबसे पहले हमने क्या जाना कि विभाजिता का नियम क्या होता है, किसी संख्या को विभाजित करने के कुछ कंडीशन होते हैं, उसे हम विभाजिता का नियम कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 से विभाजिता का नियम, कि कोई संख्या अगर दिया गया है तो हम कैसे जानेंगे कि वह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई संख्या अगर दिया गया है तो उसके इकाई के स्थान को हम देखेंगे। अगर उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, यानी यूनिट डिजिट पे उसके 0, 2, 4, 6, 8 कोई नंबर है, तो वह नंबर हर हाल में 2 से विभाजित होगा। अब 3 की बात कर लेते हैं। 3 से विभाजिता का नियम क्या है दोस्तों, कोई भी नंबर अगर दिया गया है तो उसके डिजिट को हम ऐड करेंगे। कोई भी नंबर अगर हमें दे दिया गया है तो उसके डिजिट को हम ऐड करते हैं, और ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है अगर वह रिजल्ट 3 से डिवाइड है तो वह नंबर भी हमारा हर हाल में 3 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड के नियम में क्या हम जाने हैं, कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट को हम देखेंगे। लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वह नंबर भी हमारा हर हाल में 4 से डिवाइड होगा।
और 5 से विभाज्यता के नियम ने हमने क्या देखा कि इकाई के स्थान पे अगर 0 आता है या 5 आता है, या तो 0 या 5, तो वह संख्या हर हाल में 5 से डिवाइड होगा। अब आइए एक रिलेशन और है जिसे हम जान लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में एक और संबंध है जिसे हम जान लेंगे, वह है एलसीएम और एचसीएफ संबंध। क्या संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ में, ये इसका यूज आपकी एक्सरसाइज में है। तो दोस्तों दो संख्याएं हमें दी गई रहती हैं जिसका हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना रहता है, जैसे कि 13 और 91। यह दो संख्याएं दी गई है जिसका एलसीएम हमें और एचसीएफ हमें निकालना रहता है। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों एक संबंध है। ठीक, वह रिलेशन क्या है उसे हम लिखते हैं। रिलेशन है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यही हमारा एलसीएम और एचसीएफ में संबंध है। यानी कोई संख्या है, दो संख्याएं हैं, उसका एलसीएम और एचसीएफ हमें मालूम है और कोई एक संख्या मालूम है तो हम दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। यानी इन चारों में से कोई एक गायब हो तो हम एक को इस संबंध से हम निकाल सकते हैं। अगर 3 हमें पता है तो एक हम निकाल सकते हैं, या फिर एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाला है उसे हम प्रूव कर सकते हैं क्या हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है या नहीं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो हम आते हैं सीधे आपकी एक्सरसाइज। दोस्तों आपका एक्सरसाइज 1.2 अब हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं जिसे कहा है कि उस संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है हमने आपको बता दिया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी किसी भी नंबर, कोई नंबर हमें दिया गया है तो उसका फैक्टर हम करेंगे प्राइम नंबर में, यानी प्राइम नंबर से उसका हम मल्टीपल निकालेंगे। ठीक, ये सबसे आसान है आपका, जो आपका 6वीं 7वीं में पढ़ते चले आए। तो 140 दिया गया है, 140 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, जिस तरह आप एलसीएम निकालते हैं वैसे हम निकालेंगे। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं वह यही हैं। यानी जो नंबर हमारा है 140, उसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या निकल के आए 2 × 2 × 5 × 7। यह जो फैक्टर्स आए हैं आप चेक कर लीजिए, यह प्राइम नंबर ही हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। और यही 114 के प्राइम फैक्टर्स हैं और यही हमें निकालना था। इसे हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, 140 इक्वल टू, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 बार में हुआ है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 × 5 × 7। यही हमें निकालना था दोस्तों। सबसे आसान क्वेश्चन आपका पहला है, यानी जो भी नंबर दिए गए हैं उसके प्राइम फैक्टर हमें निकालने हैं तो उसका हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे और जो भी उसके डबल होंगे उस पर हम स्क्वायर या ट्रिपल होंगे तो क्यूब का पॉइंट लगा के जो उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसके रूप में हम लिख देंगे। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसके साथ साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं जो आप करेंगे, वो हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। दूसरा है आपका क्या निकालना है, दूसरा नंबर है हमारा 156, ये आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा है वह कितना है 3825, ये भी आप कर सकते हैं। चौथा जो है वह दिया है 5005, ये भी आप कर सकते हैं। पाँचवा जो हमारा नंबर दिया गया है वह कितना दिया गया 7429। इन सब का प्राइम फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। इतना ईजी है यार, इसे बताने की ज़रूरत है ही नहीं। और हम आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपकी किताब में दिया गया है दोस्तों, निम्न युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए तथा जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। ठीक, हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इसका मल्टीप्लाई हमें इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाइड के बराबर दिखाना है। अगर ऐसा आता है तो हाँ हमारा सवाल सही है, और अगर ऐसा नहीं आता है तो हमारा सवाल गलत है। ठीक, अब हम इसका एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टर्स करते हैं। इसे हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 से करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक, अब 91 का करते हैं, 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और फिर 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक, यानी 26 का प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है 2 × 13। 91 का कितना आ रहा है
7 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ तो आपको निकालने आता ही होगा, कक्षा 6वीं 7वीं से आप पढ़ते चले आए हैं। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 या मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक, अब हमें पहले क्या निकालना है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में हम देखेंगे कौन सा ऐसा फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, जो क्या है, कॉमन है। तो न 2 है न 7 है, यह है कितना है, 13। यानी इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 13 है। ठीक, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। अब एलसीएम अगर हमें निकालना है तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन रहता है उसे एक बार लिखते हैं, बाकी जो बच जाता है उसे हम लिख देते हैं। यानी 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, यानी इसका एलसीएम निकल के कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब का हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 दाम 140, 14 तियम 42, यानी 182। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 182। ठीक, अब आइए इससे हम सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं कि क्या एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाइड जो है पहले और दूसरे नंबर के बराबर है या नहीं। अब यहाँ हम करते हैं प्रूफ करते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर हमें कितना मिला है, दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है 26, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर कितना दिया है, 91, इज इक्वल टू एलसीएम हमारा कितना निकल के आया है, 182 इंटू एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया है, 13। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा दोस्तों 2366 आएगा दोस्तों, 2366। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो देख लीजिए, 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 अठे 104 हासिल 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, 2366। यानी LHS इज इक्वल टू RHS। यानी जो हमें प्रूव करना था कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF है या नहीं, तो हमने यह प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब इसके साथ साथ ही दूसरे क्वेश्चन में और डेटा दिए गए हैं जिससे आप अपने मन से लगाएंगे। अब हम आते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें 12, 15 और 13 यानी 3 पूर्णांक हमें दिए गए हैं, 12, 15 और 21। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करके हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं या प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं 12 का, यहाँ निकाल लेते हैं हम 15 का, और यहाँ निकाल लेते हैं हम 21 का। 12 का हम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक, इसका निकालते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसका निकालते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स अगर हम इसका निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो कितना आएगा दोस्तों, 12 का आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आएगा 3 इंटू 5, और 21 का आएगा 3 इंटू 7। ठीक, और हमें अब निकालना क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में देखिए कॉमन क्या है, तो इन तीनों में कॉमन हमें 3 दिख रहा है, इन तीनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 3। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन निकल गया उसे हम लिख लेते हैं, और जो बच जा रहा है उसे हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यानी 2 इंटू 2 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 7। ठीक, यानी एलसीएम हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, 7 6 42, 420। ठीक, हमें यही निकालना था दोस्तों। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, एलसीएम ऑफ नंबर 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 422, एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर 12, 15 एंड 21 इज इक्वल टू 3। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब अगले सवाल पे हम आते हैं। सेम ऐसे ही दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 17, 23 और 29 दिया गया है, यानी इसके कॉमन फैक्टर में केवल एक आएगा, यानी ये इसका एचसीएफ 1 आएगा, और एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। एलसीएम इसका जो है इसका कोई
जो फैक्टर इसका प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो केवल 1 एंड इट सेल्फ ही आएगा, क्योंकि तीनों ऑलरेडी प्राइम नंबर ही हैं, तीनों प्राइम नंबर हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर 17 का 1 एंड 17 ही हो जाएगा, 23 का 1 एंड 23 और 29 का 129। तो इसका एलसीएम डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम ही डायरेक्ट हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29। और एचसीएफ इसका हम निकालें तो इसका एचसीएफ डायरेक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों या तीनों ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स ही हैं, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन केवल 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 और एलसीएम इतना हो जाएगा। तो इससे भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगले सवाल की हम बात करें तो अगले सवाल में 8 और 8, 9 और 25 दिया गया है, इसे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। 8 का प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 हो जाएगा, और 25 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। इन सब में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाई 1 भी हम कर लेंगे, यानी इन सब का एचसीएफ कितना निकल जाएगा 1, इन सब का एचसीएफ कितना निकल जाएगा 1। और एलसीएम अगर हमें निकालना है तो इन सब का एलसीएम निकालने के लिए आप सीधे से इसका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 25, इसका क्या निकल जाएगा, एलसीएम हमारा निकल जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम आपको निकल जाएगा। ये कितना आएगा, 1800 आएगा, बराबर 1800 आएगा। ठीक, अब अगले सवाल पे हम आपके चलते हैं। अगला सवाल दिया है दोस्तों, यदि एचसीएफ दो संख्याएं हैं जिसका जो 306 और 657 है, जिसका एचसीएफ हमें 9 दिया गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 दिया गया, तो हमसे एलसीएम पूछ रहा है। तो हमने पहले ही एचसीएफ और एलसीएम के संबंध में हमने पहले ही बताया कि एलसीएम और एचसीएफ के संबंध यही है कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। तो इन चारों में से अगर कोई एक गायब रहे, अगर 3 हमें मिला रहे तो हम उस एक को पता कर सकते हैं। संबंध हम लिखेंगे क्या, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक, अब हमें क्या क्या डेटा दिया गया है, एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, एलसीएम हमें नहीं मालूम है, हम एलसीएम निकाल रहे हैं। फर्स्ट नंबर में कितना दिया गया, 306 एंड सेकंड नंबर में कितना दिया गया, 657। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 भागा 9। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें 9 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 9 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, 9 त्रिक 27, 3 बचा 6, 36 हो गया, 9 चौको 36, यानी 34 गुणे 657। 34 में अगर आप 657 का गुणा कर देते हैं तो आपको एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो कितना आ जाएगा, 22338, यह आपका एलसीएम आ जाएगा। यह हमारा चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यानी अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और एक नंबर दिया गया है तो हम उसके दूसरे नंबर को भी निकाल सकते हैं, या फिर 2 नंबर दिया गया है, एक एलसीएम या एचसीएफ दिया गया है तो हम एलसीएम या एचसीएफ जो नहीं दिया गया है उसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब आपके अगले सवाल पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, यहाँ आप नोट करके आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके प्राइम फैक्टर में या अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, आइए हम जान लेते हैं। क्योंकि अगर कोई भी संख्या वो अगर 0 पे समाप्त होनी चाहती है तो 0 बनता कैसे है। 0 अगर आप कभी भी टेबल को या काउंटिंग नंबर को देखेंगे तो 0 कब बनता है, 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे या 50 पे, ऐसे करके। यानी 0 हमेशा 10 के मल्टीपल में ही बनता है, 10 के ही मल्टीपल में बनता है 0। तो यह 10 किससे बना है, 10 का प्राइम फैक्टोरियल अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 5। ठीक, तो अगर कोई संख्या जो 0 पे समाप्त होनी चाहती है तो उसका प्राइम फैक्टर हमेशा 2 और 5 आना ही चाहिए, हर हाल में 2 और 5 आना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पे समाप्त होगी, नहीं तो वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो ये हमेशा आप याद रखेंगे कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहती है तो उसके प्राइम फैक्टर में कितना आना चाहिए, 2 और 5 आने चाहिए। तो हमें संख्या कितना दिया गया है, 6 पे पावर n।
ठीक, यही दिया गया है और हमें क्या दिखाना है कि यह 0 पे समाप्त हो सकती है या नहीं, यही हमें बताना है। तो 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे तो 1, यानी 6 का प्राइम फैक्टर हमारा कितना आ रहा है 2 × 5। लेकिन 0 लाने के लिए कंडीशन क्या है 2 और 5। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूँकि 6 के प्राइम फैक्टर में 2 × 5 नहीं आया है, इसलिए 6 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमें प्रूव करना था, ये हमें बताना था कि कोई संख्या अगर दिया गया है n के लिए, तो वह 6 पे पावर n अगर वह संख्या दिया गया है किसी संख्या n के लिए, तो वह 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो हमने इसका कंडीशन क्या बताया, 0 पर समाप्त होने का कंडीशन यही है कि उसके प्राइम फैक्टर में 2 × 5 आना चाहिए। लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर में 2 × 5 नहीं आया है, बल्कि 2 × 3 आया है। लेकिन हमें चाहिए क्या 2 × 5, यानी अगर 2 × 5 आया रहता तो वह 0 पे समाप्त हो जाता, लेकिन 2 × 3 आया तो वह 0 पे समाप्त नहीं होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि संख्याएं 7 × 13 × 11 × 13 प्लस 13। पहला संख्या क्या दिया गया है दोस्तों, 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक, तो हमने भाज्य और अभाज्य आपको बताया ही है। भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, और अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर हम किसे कहेंगे, ये हमने आपको सबसे पहले वीडियो में ही, रियल नंबर के वीडियो में हमने बता दिया है। ठीक, तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, कम से कम 3 फैक्टर, कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए, कम से कम 3 अभाज्य गुणनखंड होने ही चाहिए, यानी कम से कम 3 फैक्टर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या के लिए क्या कहे थे, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड केवल, वो भी कौन कौन, एक और दूसरा स्वयं। यानी कोई संख्या है और उसका केवल 2 फैक्टर है, एक और दूसरा वह नंबर स्वयं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताए थे प्राइम नंबर में क्या क्या आता है, जैसे 2, 3, 5, 7, यानी इसका भी फैक्टर कितने हैं, केवल 2 फैक्टर हैं, कौन कौन, 1 और 2। इसके फैक्टर कितने हैं, केवल 2 फैक्टर हैं, 1 और 3। इसके कितने फैक्टर हैं, केवल 2 हैं, 1 और 5। इसके कितने फैक्टर हैं, केवल 2 हैं, 1 और 7। यानी इन सब के कितने फैक्टर हैं, केवल 2 फैक्टर हैं, वो भी कौन कौन से, पहला 1 ही और दूसरा वह नंबर सेम ही, यानी 2 का 2, 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये अभाज्य हो गया। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, जैसे 4, 6, 8, 9। अब इसका फैक्टर अगर 4 का हम निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 6 का निकाले तो 1, 2, 3 और 6 हो जाएगा। 8 का निकाले तो 1, 2, 4, 8 हो जाएगा। यानी 3 से अधिक गुणनखंड है तो वह क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। आइए अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर हमारा कितना दिया गया है, 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक, इसमें 2 टर्म है, 2 पद हैं, पहला आया दूसरा आया। तो इसमें से हम देखिए इन दोनों पद में 13 कॉमन है, तो 13 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, 7 × 11 प्लस यहाँ से हमने 13 कॉमन कर लिया तो बच गया 1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 और अंदर कितना हो जाएगा, 7 7 11 7 77 प्लस 1 78, यानी 13 × 78। ठीक, अभी इसके कितने फैक्टर हैं, केवल 2 फैक्टर हैं। लेकिन किसी संख्या का अगर हम फैक्टर करते हैं तो उसमें एक तो हमेशा रहता है भाई, ऑलरेडी एक रहता है। यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, कम से कम इसके 3 फैक्टर आसानी से हो गए। तो यह संख्या हमारा कौन सा संख्या कहलाएगा, यह संख्या हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। यह कौन सा संख्या कहलाएगा, भाज्य संख्या, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। अब दूसरा नंबर जो दिया गया उसे हम लेते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इसमें भी 2 पद हैं तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। 5 को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो कितना बच जाएगा, 7 6 42 मल्टीप्लाइड बाई 4 3 12 दूनी 24 प्लस
5 यहाँ से हम निकाल लिए तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब 5 यहाँ बच गया, 42 में 24 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1008 प्लस 1। अब इससे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 1009। लेकिन किसी नंबर का एक फैक्टर भी तो हमेशा होता है, तो इसके भी हमने कितने फैक्टर निकाल लिए, 1 2 और 3, यानी इसके टोटल फैक्टर कितने निकल गए, 3। ठीक, तो ऐसे नंबर जिसके 3 फैक्टर हों उसे हम कौन सा नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, जो नंबर दिया गया है वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या हम कह सकते हैं। ठीक, तो सवाल में आपका क्या दिया था कि व्याख्या कीजिए कि दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं दी गई संख्याओं का गुणनखंड कम से कम 3 है, अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या हैं। हम भाज्य संख्या पढ़े ही थे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो ये हम क्या कर दिए, प्रूव कर लिए। ठीक, आपकी एक्सरसाइज 1.2 का आखिरी क्वेश्चन पे हम आ गए हैं दोस्तों। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा दे दिया गया है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, हम मान लेते हैं, ठीक, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यह हमारा एक वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, सोनिया को कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। ठीक, जबकि रवि को कितने मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट। ठीक, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मान लीजिए यह हमारा ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से रवि और सोनिया दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर सोनिया को पूरा करने में कितने समय लगते हैं, 18 मिनट, जबकि रवि को पूरा करने में कितने समय लगते हैं, 12 मिनट। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि एक चक्कर रवि जब पूरा करेगा तो 12 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक, 2 चक्कर रवि पूरा करेगा तो 24 मिनट लेगा। 3 चक्कर रवि पूरा करेगा तो कितने समय लेगा, 36 मिनट। ठीक, लेकिन सोनिया पहला चक्कर लगाएगी तो 18 मिनट में लगाएगी जबकि रवि 18 मिनट में 1.5 चक्कर लगा लिया होगा। और दूसरे चक्कर जब सोनिया लगाएगी तो 36 मिनट में पहुँचेगी, तब तक रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा। यानी वैसे हम निकाल सकते हैं कि 36 मिनट पर जो है कि दोनों एक साथ मिलेंगे। अब हम आपके लॉजिकली वे से लगाते हैं, या तो मान लीजिए प्रैक्टिकली वे हो गया। ठीक, लॉजिकली वे यह है कि अगर दोनों एक साथ एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो वह कई बार मिलेंगे, लेकिन ओरिजिन पे कब आएंगे यह हमें देखना है कि दोनों एक साथ ओरिजिन पे कब आते हैं। तो निकालेंगे हम क्या, किसी समय तो सब पूरा दिन अगर आप दौड़ाएं तो वो कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे कम समय में वह कम मिल रहे हैं, यानी मिनिमम समय में या न्यूनतम समय में वह पहली बार दोनों लोग एक साथ कब आ रहे हैं। एक टर्म हम यूज करेंगे मिनिमम टाइम में हमें देखना है कि वह दोनों कब एक साथ मिल रहे हैं। तो जब मिनिमम की बात हो या न्यूनतम की बात हो या लोवेस्ट की बात हो तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं दोस्तों, एलसीएम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो 2 डेटा हमें दिए गए हैं, क्या क्या। पहला सोनिया लेती है 18 मिनट, तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से कर देंगे तो 1। ठीक, और दूसरा क्या कितना दिया गया है, 12 मिनट। 12 का हम निकालते हैं, कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक, अब इसका हम प्राइम फैक्टर क्या लिखते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें कॉमन है। तो 1 2 दोनों में कॉमन है और 1 3 दोनों में कॉमन है। तो एलसीएम अगर हमें निकालना है तो क्या लिख देंगे, 2 और 3। ठीक, अब हमें क्या क्या बच रहा है, अब जो कॉमन है उन दोनों को हम लिख लिए और बाकी जो बच रहा है उसे हम लिख लेंगे। क्या क्या बच रहा है, 1 2 बच रहा है और 1 3 बच रहा है, यानी 2 गुणे 3 यानी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी दोनों 36 मिनट के बाद
दोनों सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद आपस में पुनः पहले स्थान पे मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। एक्सरसाइज 1.2 हमने सारे सवाल लगा दिए और जो सवाल आपने छोड़े वह बहुत आसान था, वह आप आसानी से लगा सकते हैं। आशा है दोस्तों हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे चैनल के द्वारा बताई गई सभी सूचनाएं अगर आपको उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। हमारे चैनल को विजिट करने के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से आभार। थैंक्स टू विजिट माई चैनल।